हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि दक्षिण में मंदिरों के निर्माण की शैली किस प्रकार से डेवलप हुई और हमने वहाँ पर देखा कि पल्लव शासक जो थे, पल्लव शासकों ने दक्षिण में मंदिरों के निर्माण की शैली को डेवलप किया और शुरुआत हुई महेंद्र वर्मन के समय से, और उसके बाद नंदीवर्मन, राज सिंह और इन सब जो राजा थे उनके समय में मंदिरों के निर्माण की शैली का उद्भव हुआ। पल्लव शासकों ने जो मंदिर निर्माण की शैली को डेवलप किया, जिसमें शुरुआत में केव जो है बनती थी, यानी रॉक कट, पत्थरों को काट करके जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था महेंद्र वर्मन के समय में। उसके बाद में नरसिंह के समय में जो है रथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और रथ मंदिर के बाद में आगे चल कर के संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला प्रारंभ हुई और फिर आगे इसी शैली को जो पल्लव शासकों ने डेवलप किया था, चोल शासकों ने इसको आगे बढ़ाया और फिर जो है एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम द्रविड़ शैली के विषय में जानेंगे कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण की थी उसकी क्या विशेषताएं थी और कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जाननी है। सबसे पहले हम देखें कि द्रविड़ शैली जो है वो इंडिया में कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो हमने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जब हम हिमालय से विंध्य तक की बात करते हैं, हिमालय से लेकर के विंध्य तक, तो यहाँ पे हमें नागर शैली देखने को मिलती है उत्तर भारत में, और नागर शैली के अलग अलग क्षेत्रों में जो उप शैलियाँ हैं इन पे भी हमने डिस्कस किया था। विंध्य रेंज के बाद में कृष्णा नदी तक एक जो बीच का एरिया है, यहाँ पर हम देखते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के विषय में हमने बताया था कि बेसर शैली एक्चुअल में एक मूल शैली नहीं है, ये दो शैलियों का मिश्रण है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद में कृष्णा नदी के बाद में जो शेष दक्षिण में भारत पड़ता है, खास करके तमिलनाडु, केरल इत्यादि का जो एरिया है, यहाँ पर जो एक शैली डेवलप हुई जिसको चोल शासकों ने मुख्यतः डेवलप किया था, और ये पल्लव शासकों के समय की जो शैली थी उसका ही कंटिन्यूएशन था, निरंतरता थी। यानी पल्लव शासकों ने इसको शुरू किया था, बाद में चोल शासकों ने इसको उन्नत शिखर तक पहुँचाया और इसको कहते हैं द्रविड़ शैली। तो दक्षिण में जो शैली है वो है द्रविड़। तो द्रविड़ शैली के विषय में आप पहला पॉइंट ये जानेंगे कि इसको चोल शासकों के संरक्षण में डेवलप किया गया था, और दूसरी खास चीज़ ये है कि ये जो पल्लव शैली थी उसी की निरंतरता थी। पल्लव शैली को हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि महेंद्र वर्मन राजा थे, पल्लव शासक थे, उनके समय में मंदिर निर्माण दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ और वो मंदिर जो होते थे शुरुआत में वो रॉक कट डिज़ाइन होते थे, यानी पर्वत को काट करके तराश करके मंदिर बनाया जाता था। बाद में नरसिंह के समय में रथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें हमने आपको कई रथों के उदाहरण दिए थे, महाबलीपुरम के रथ जो हैं, और उसमें एक प्रमुख रथ था धर्मराज रथ। धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा रथ था और आगे उसी को कंटिन्यू किया गया है चोल शासकों के द्वारा जो है द्रविड़ शैली के विकास में। रथ मंदिरों के बाद में हमने देखा कि संरचनात्मक जो रथ मंदिर होते थे वो भी चट्टान को तराश करके ही बनाए जाते थे, अलग अलग बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके बनाए जाते थे। लेकिन इसके बाद में राज सिंह और आगे शासकों के समय में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। संरचनात्मक मंदिर जो है वो ईंट, पत्थर इत्यादि को जोड़ करके बनाए जाते थे, और शुरुआत में ये मंदिर छोटे हुआ करते थे और बाद में चोल शासकों के समय में उसी विशेषताओं को और उसमें कुछ और परिवर्तन करते हुए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ जो द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। द्रविड़ शैली से ही कुछ थोड़े परिवर्तनों के साथ में नायक शैली, विजयनगर शैली इत्यादि भी मिलती हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया कि चोल शासकों के समय में इसको डेवलप किया गया और ये
पल्लव शासकों की शैली की निरंतरता थी, यानी वही आगे कंटिन्यू किया गया था। लोकेशन क्या है? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये शैली पाई जाती है, जैसा अभी हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इस शैली में क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो कुछ 7-8 विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखी हैं और हमने एक यहाँ पे डायग्राम भी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। और इसी डायग्राम से आप पूरे मंदिर स्ट्रक्चर को, पूरे परिसर को समझ सकेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। नागर शैली से तुलना करते हुए आपको ज़रूर इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि तुलनात्मक क्वेश्चन ज़्यादा पूछने जाने की संभावना रहती है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि नागर शैली में एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर हमने देखो परिसर में एक बाउंड्री वॉल बनाई है। ये जो चौकोर हमने बॉक्स बनाया है, ये एक बाउंड्री वॉल है। जैसे आपका स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी होती है, कोई जो है संस्था होती है, उसके चारों तरफ एक ऊंचा परकोटा या चार दीवारी, या जिसको अंग्रेजी में बाउंड्री वॉल कहा जाता है, बनाया जाता है। और उस बाउंड्री वॉल में एक गेट लगाया जाता है। उस बाउंड्री वॉल यानी चार दीवारी के अंदर जो है वो संस्था बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो एक परकोटा के अंदर बनाए जाते हैं, यानी एक परिसर बनाया जाता है। पहले एक चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई जाती है, जिसके सेंटर में यहाँ मध्य में मंदिर बनाया जाता है, यानी ये केंद्राभिमुख होते हैं, यानी ये परिसर जो होता है उसके सेंटर में मंदिर होता है और इसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई जाती है जिसमें गेट भी लगाया जाता है। ये विशेषता नागर शैली में आपको देखने को नहीं मिलती है। हाँ, नागर शैली की एक शैली हमने बताई थी जिसमें परकोटा पाया जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी शैली थी। तो ये सबसे पहली विशेषता है दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली में कि इसमें परकोटा पाया जाता है, चार दीवारी, ये है चार दीवारी। और इस चार दीवारी में एक बड़ा गेट भी लगाया जाता है। शुरुआत में एक लगाया जाता था मंदिर के सामने तरफ, और बाद में इसको अन्य दिशाओं में भी लगाया जाना प्रारंभ किया गया था। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इसमें नागर शैली के विपरीत इस शैली में मंदिर ऊंचे परकोटा यानी चार दीवारी से घिरे होते थे। नागर शैली में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर के सामने एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था और इस प्रवेश द्वार को कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम, ये है गोपुरम, एक ऊंचा प्रवेश द्वार है। आप गूगल पे जब सर्च करेंगे गोपुरम तो आप देखेंगे दक्षिण के जो मंदिर हैं, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, ऐरावतेश्वर मंदिर, इस तरह से बहुत से मंदिर आपको मिलेंगे जिनमें भव्य द्वार दिखाई पड़ेंगे, जो कि बहुत ही विशाल संरचना है, बहुत ही खूबसूरत है, नक्काशी युक्त है, मूर्तियों से सजे हुए हैं और वो इतने सुंदर हैं कि वही आपको एक मंदिर जैसी फीलिंग देंगे कि ये बहुत ही भव्य है। तो गोपुरम जो है वो बहुत सुंदर और बहुत ऊंचे और बहुत कलात्मक बनाए जाते थे गेट, और इस गेट से जब आप प्रवेश करते हैं तो सामने आपको मंदिर मिलता है। तो शुरुआत में मंदिर के सामने एक गोपुरम होता था, बाद में अन्य दिशाओं में भी गोपुरम इस चार दीवारी में बनाए जाते थे। तो गोपुरम का चित्र आप ज़रूर सर्च करके देखेंगे। तो ये गोपुरम आपको नहीं देखने को मिलेगा नागर शैली के किसी भी मंदिर में, आपको गोपुरम संरचना देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है ये पिरामिडाकार होता है और इसको आप सीढ़ीदार भी कह सकते हैं। इसको विमान कहा जाता है। खास पॉइंट ये है कि इसे विमान कहा जाता है। जब हम नागर शैली को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है यानी टावर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमने आपको बताया था रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद कैसे होते थे शिखर? उसमें जो है जो गर्भगृह होता था, मान लेते हैं ये गर्भगृह है, कमरा है, और इसके ऊपर जो टावर बनता था वो धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकता था, यानी एकदम से नहीं, धीरे धीरे झुकता था और टॉप पे जा कर के एकदम से अंदर की तरफ कर्व हो जाता था। उसके ऊपर आमलक और शिखर बनाया जाता था, यानी कि ये जो टावर है वो धीरे धीरे कर्व होता था और ऊपर जा कर के एकदम से कर्व हो जाता था। इसको कहते थे रेखा प्रसाद टाइप का शिखर, और इससे जो है मंदिर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। अगर नागर शैली के मंदिर जो बहुत ऊंचे हैं तो उनमें जो शिखर है वो रेखा प्रसाद प्रकार का होगा। दूसरा हमने देखा था फमसाना, जिसमें हमने देखा था
कि गर्भगृह के ऊपर जो है एक रेखीय झुकाव स्लोप की तरह ढाल होती थी और इस तरह से मंदिर का शिखर होता है, इसको फमसाना कहा जाता है। और तीसरा टाइप हमने देखा था बल्लभी। बल्लभी जो होता था वो आयताकार मंदिरों में आपको देखने को मिलता था। आयताकार मंदिर जो इस तरह से आयताकार होंगे उनमें जो है आपको बल्लभी शिखर देखने को मिलेगा इस तरह का। तो बल्लभी हमने देखा था जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है उस टाइप का इसका शिखर होता है। तो ये 3 प्रकार के आपने देखे थे शिखर नागर शैली में। लेकिन एक खास चीज़ यहाँ द्रविड़ शैली में आप देखोगे, द्रविड़ शैली में जो शिखर हैं उनको विमान कहा जाता है और ये कर्व करते हुए नहीं हैं, ये सीढ़ीदार हैं, पिरामिड की तरह हैं। यानी कि यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इस तरह से नहीं है जैसे नागर शैली में धीरे धीरे झुकाव होता था, बल्कि इसमें स्टेप हैं, सीढ़ियाँ हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा ऊंचाई जाने के बाद में एक स्टेप है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का शिखर, इसको कहा जाता है विमान। इसमें आपको स्टेप देखने को मिलेंगे और ये सभी स्टेप्स जो हैं वो बारीक नक्काशी और मूर्तिकला से सजाए गए होते हैं। तो इसको कहा जाता है विमान। और नागर शैली में इस शिखर को शिखर कहा जाता है। और आपने उड़िया शैली में यानी ओडिशा शैली में देखा था कि इसको रेखा देउल कहा जाता है। तो इस तरह का शिखर विमान कहलाता है दक्षिण भारत में। और ये सीढ़ीदार होता है, पिरामिड के आकार का होता है। और ऐसा ही सेम गोपुरम में भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। विमान के ऊपर जो है शीर्ष पर एक अष्टकोणीय संरचना होती है जो नागर शैली के कलश के समान होती है, लेकिन गोल नहीं होती है। जैसे नागर शैली में हमने आपको बताया था कि शिखर के ऊपर आमलक होता है, उसके ऊपर एक कलश रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अष्टकोणीय संरचना जो है बड़ी सी वजन दिखाई पड़ेगी ऊपर टॉप पे, लेकिन वो कलश नहीं है और वो गोल भी नहीं है, वो अष्टकोणीय एक संरचना है जो कि विमान के शिखर पर रखी जाती थी। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखें कि गर्भगृह एक गलियारे के द्वारा सभा कक्ष से जुड़ा होता है जिसको अंतराल कहा जाता है। ये विशेष बात है। हाँ, खजुराहो शैली में हमने इस चीज़ को देखा था कि कुछ मंदिरों में अंतराल पाया जाता है, लेकिन अंतराल का पाया जाना जो है वो नागर शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है जिसमें गर्भगृह और सभा कक्ष, जिसको हम मंडप कहते हैं, उसके बीच में अंतराल पाया जाता है। यानी कि इस तरीके से जो गर्भगृह है और सभा कक्ष है इसके बीच में एक और छोटा सा एरिया रहता है, गैलरी, जिससे होकर के आप सभा कक्ष में आएंगे। यानी कि गर्भगृह का दरवाज़ा सीधे सभा कक्ष में नहीं खुलता है, वो एक गैलरी के माध्यम से सभा कक्ष तक पहुंचते हैं और उस गैलरी को यानी गलियारे को कहा जाता है अंतराल। तो यहाँ पर होता है बीच में अंतराल। और नागर शैली के मंदिरों में आपने देखा था कि अंतराल अनुपस्थित है। हाँ, कुछ मंदिरों में खजुराहो शैली वगैरह में अंतराल आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है कि मंदिर निर्माण कला में अंतराल क्या है। तो अंतराल होता है गर्भगृह और सभा कक्ष के बीच में एक स्थान होता है जो कि जोड़ता है दोनों को, उसे अंतराल कहा जाता है। और गर्भगृह के दरवाजे पर नागर शैली में आपने देखा था कि गंगा और यमुना देवियों की मूर्तियां लगाई जाती थीं। लेकिन यहाँ पर जो द्रविड़ शैली है, यहाँ पर जो गर्भगृह का दरवाज़ा है उसमें द्वारपाल लगाए जाते हैं। मिथुन और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ जो है आपने जो है गर्भगृह के द्वार पर देखने को मिलेंगी। तो गंगा और यमुना कहाँ की विशेषता है, वो नागर शैली की है। यक्ष मिथुन वगैरह ये द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिलेगा। अब एक जो और सबसे खास विशेषता है जो कि नागर शैली में आपको नहीं देखने को मिलती है, मंदिर परिसर में जलाशय का पाया जाना। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर परिसर में जो है एक जलाशय भी है। ये रिचुअल बाथ के लिए है, यानी यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते होंगे, स्नान वगैरह किया जाता होगा, तब मंदिर में प्रवेश करते होंगे। तो एक जलाशय भी यहाँ के परिसर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इस तरह का जलाशय जो है वो नागर शैली में प्रमुख विशेषता के रूप में नहीं दिखता है। हालांकि जब हम सोलंकी शैली पढ़ रहे थे तो हमने मोढेरा के सूर्य मंदिर का डिस्कस किया था और वहाँ पर देखा था कि बावड़ी पाई जाती है जो जलाशय है,
और बावड़ी सीढ़ीदार होती है जिसकी सीढ़ियों पर तमाम छोटे छोटे मंदिर भी बने होते हैं, लेकिन वो नागर शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है कि मंदिर के परिसर में एक जलाशय यानी पॉन्ड जरूर पाया जाएगा। तो ये यहाँ की विशेषता है, जलाशय का पाया जाना। तो हमने कौन कौन सी चीज़ देखी? जलाशय, विमान, चार दीवारी और गोपुरम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बिल्कुल अलग डिफरेंट बना देती हैं। और पंचायतन शैली का पालन यहाँ भी किया गया है, लेकिन एक अंतर है कि यहाँ पर शिखर जो है यानी विमान केवल प्रमुख मंदिर पर है, अन्य गौड़ मंदिरों पर नहीं है। देखिए, जो पंचायतन शैली है वो इस तरीके से होती है कि उसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और प्रमुख मंदिर के दोनों तरफ जो है दो दो और मंदिर होते हैं, जिससे टोटल मंदिर हो जाते हैं 5। और इसकी संरचना क्रूसिफाइड होती है यानी क्रूस के आकार की हो जाती है इसका विन्यास। तो यहाँ भी नागर शैली में भी आपको देखने को मिला था, लेकिन नागर शैली में क्या होता था, सभी मंदिरों के ऊपर शिखर होते थे, यानी प्रमुख मंदिर पे भी होता था और जो छोटे 4 मंदिर होते थे उस पे भी शिखर पाया जाता था। लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं है। पंचायतन शैली का पालन तो किया गया है, यानी 5 मंदिर हैं, लेकिन यहाँ शिखर जो है वो केवल प्रमुख मंदिर पे है, यानी विमान केवल प्रमुख मंदिर पे है, और जो छोटे 2 मंदिर हैं इधर और 2 इधर, यानी 4 गौड़ मंदिर कहा जाता है जिनको, उन पे विमान नहीं पाए जाते, यानी वो शिखर रहित होते हैं। तो इस तरीके से इसकी ये भी एक विशेषता है। अगर हम कुछ प्रमुख उदाहरण की बात करें तो 3 बहुत प्रमुख मंदिर हैं। बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सबसे फाइन एग्जाम्पल है द्रविड़ शैली की समस्त विशेषताओं को धारण करता हुआ ये मंदिर है। इसको ज़रूर ही सर्च करके इसे देखिएगा। बहुत ही ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है द्रविड़ शैली के मंदिरों में बृहदेश्वर मंदिर का। और दूसरा उदाहरण है गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु में। तो ये 3 बहुत ही खास एग्जाम्पल हैं, बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर। और एग्जाम्पल है कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। इस तरीके से और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। कभी हम एक क्लास बना के भारत के बहुत से मंदिरों पर डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ हैं, किसने बनवाया, किस शैली के हैं और क्या विशेषताएं हैं, उनको हम कभी अलग करेंगे। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं लिखने के लिए आपके। तो चलिए एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि द्रविड़ शैली कैसे डेवलप हुई। द्रविड़ शैली जो डेवलप होना शुरू हुआ वो पल्लव शासकों के समय में हुआ, बाद में इसे चोल शासकों ने पूरी तरीके से डेवलप किया है। और इसमें विशेषताएं क्या है कि मंदिर एक 4 दीवारी से घिरा होता है, यानी बाउंड्री वॉल होती है। इसमें एक बड़ा सा गेट लगाया जाता है जिसको गोपुरम कहा जाता है। सेंटर में मंदिर होता है। मंदिर के गर्भगृह पे एक ऊंचा शिखर होता है जो सीढ़ीदार पिरामिडाकार है, जिसको विमान कहा जाता है। गर्भगृह का दरवाज़ा जो होता है वो सीधे सभा कक्ष में न खुल के एक अंतराल के माध्यम से जुड़ा होता है, और दरवाजे पर यक्ष यक्षिणी द्वारपाल की मूर्तियां लगी होती हैं। और इसमें जो है एक जलाशय भी परिसर में पाया जाता है, यहाँ की खास विशेषता है। और जो है पंचायतन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन शिखर केवल जो है वो प्रमुख मंदिर पर होते हैं। तो ये जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और इतनी ही विशेषताएं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और लिखने के लिए सफिशिएंट है, इतना आप लिखेंगे। नागर शैली से तुलनात्मक रूप से आप एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा कि द्रविड़ और नागर शैली में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य मंदिर निर्माण की शैलियों पर बात करेंगे, जैसे नायक शैली, विजयनगर शैली इत्यादि जो हैं, और बेसर शैली जो आपको पढ़नी है, इन पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।